नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे हम कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बढ़ गई है। और आप देखिए कि इस वक्त MCX पर क्रूड का भाव 236 रुपये ऊपर है, 8,120 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट 108 के ऊपर और WTI क्रूड $106 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। MCX पर कच्चा तेल 8,100 के ऊपर। इस तेजी के पीछे बड़ी वजह यह है कि यूरोपीय यूनियन ने रूस के तेल पर शिकंजा कसने का पूरा प्लान बना लिया है और EU रूस से तेल खरीदना धीरे धीरे बंद कर देगा। ये बयान यूरोपीय यूनियन की तरफ से आया है। अगले 6 महीने में फेज वाइज ये बाइंग बंद होगी रूस के तेल की। और हंगरी, स्लोवाकिया के पास 20 महीने का वक्त बचा होगा, समय होगा इन दोनों देशों के पास, लेकिन बाकी देश 6 महीने में इसे खरीदना बंद कर देंगे। और इस बयान के बाद तेल में तेजी आई, क्योंकि यूरोपीय यूनियन रूस के ऑयल का बड़ा बायर है। रूस से EU को करीब करीब 25% तेल का एक्सपोर्ट होता है। रूस से EU को रोजाना $31 करोड़ की तेल की बिक्री होती है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी सप्लाई अगर रुकेगी तो ग्लोबल मार्केट में क्या हालात बनेंगे। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। EU के इस बयान के बाद कच्चे तेल में तेजी तो आई है, लेकिन क्या ये तेजी और बढ़ेगी या इतनी ही तेजी इस खबर के दम पर आनी थी? जी देखिए, इस बयान के बाद ये कहीं ना कहीं एक कंसेंसस फॉर्म हुआ है यूरोपियन देशों में कि जर्मनी का जैसे ऑपोजिशन था फॉर एग्जांपल कि जो कंट्रोल है वो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इसके बाद क्लियर हो गया है। तो एक तरह से आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म तेजी की भी उम्मीद कर सकते हैं इस चीज के वजह से, इस बयान की वजह से। तो मैं समझता हूँ इंट्राडे में तो इसका रिएक्शन आएगा ही, लेकिन लंबी अवधि में भी हम इसका रिएक्शन सस्टेनेबल बेसिस पे देख पाएंगे। अच्छा, तो आज के लिए ट्रेड क्या किया जाए सर क्रूड में? जो लोग अभी ट्रेड लेना चाहते हैं 8,100 के आसपास, उनके लिए क्या ट्रेड बन रहा है मार्केट में? जी देखिए, क्योंकि टेक्निकली 7,700 के नीचे के लोज जो हमने देखे थे मंडे को, उससे लगातार एक तरह से 8,100 के ऊपर की तेजी आई है। तो मैं समझता हूँ हल्की सी मुनाफा वसूली इंट्राडे में दिखेगी, लेकिन 7,900 एक मजबूत सपोर्ट है। 8,000 8,020 के करीब अगर मिलता है, जो मुझे लगता है मिल जाएगा, तो वहां पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। और जो रीसेंट हाइस थे 8240 से 8270 की जोन में, मुझे लगता है वो दोबारा हमें जल्द ही देखने मिलेंगे। ठीक है, तो क्रूड में आपकी राय बाइंग की 8,020 पे, टारगेट 8,240 का, 7,890 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये बात हो गई कच्चे तेल की। अब जरा आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड का मार्केट आप देखिए कि गोल्ड में कमजोरी है और ये लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। हालांकि आज शुरुआती दौर के मुकाबले भाव थोड़ा रिकवर हुआ है और अब 50,700 के ऊपर मार्केट आया है। आज फेड का फैसला भी आएगा ब्याज दरों पर, और उसी घबराहट में मार्केट टूटा भी है पिछले कुछ दिनों में। क्या उस खबर को पूरी तरह से डिस्काउंट कर चुका है गोल्ड का मार्केट, अमित जी? और एक बात और, अगर मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो जाती है, तो क्या उसको मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है या कुछ और गिरावट दिखेगी उसके बाद? देखिए, 50 बेसिस पॉइंट्स तो डेफिनेटली डिस्काउंट कर लिया है। इनफैक्ट काफी हद तक मैं कहूंगा 75 बेसिस पॉइंट्स भी मार्केट ने डिस्काउंट किया है। लेकिन रियलिस्टिकली मुझे नहीं लगता 75 आएगा इस बार। हालांकि जून में आ सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ये होगी कि जो QT क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की बात कर रहे थे, जो $95 बिलियन की बात कर रहे हैं स्टिमुलस वापस लेने की, रन ऑफ जिसे कहते हैं, तो उसमें अगर कुछ बढ़ोतरी हुई, यानी कुछ और अग्रेसिव स्टांस हुआ, तो वो चीज एक मार्केट के लिए नहीं हो सकती है, जिस वजह से गोल्ड में और गिरावट की एक पॉसिबिलिटी या संभावना हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि टेक्निकली भी जो स्ट्रक्चर है फिलहाल वीक है, ट्रेंड के साथ चलना बेहतर है। तो मैं उछाल पे बिकवाली की ही सलाह देना चाहूंगा। 50,800 के करीब 50,960 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लगाया जाए, क्योंकि इवेंट है। और डाउन साइड में मुझे लगता है जो रिसेंट लो देखे गए थे 50,470 से 50 के बीच, अब वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। तो क्या चांदी में भी अभी आज के लिए यही ट्रेड आप बताएंगे? सिल्वर में सर सेलिंग का? जी बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि काफी कमजोरी आई है, क्योंकि शंघाई बीजिंग में लॉकडाउन है। साथ ही साथ अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो देखें, तो फिलहाल ऐसा लगता है कि चांदी रिलेटिवली थोड़ी वीक है गोल्ड के मुकाबले।
भले ही वो शॉर्ट टर्म फिनोमेनन हो नेक्स्ट 2-3 हफ्ते के लिए, लेकिन फिलहाल चांदी में ज्यादा कमजोरी है, तो इसके चलते मैं 63,000 से 63,100 के करीब चांदी में जुलाई फ्यूचर्स में बेचने की सलाह दूंगा। और डाउनसाइड में मुझे लगता है कि लगभग 62,300 का एक लक्ष्य लेके चला जा सकता है। ओके, तो ये राय आपकी चांदी पर बिकवाली की राय। 62,300 का टारगेट, 63,750 का स्टॉप लॉस, 63,100 पर आप बेच सकते हैं। अब आते हैं मेटल मार्केट में। कॉपर का प्राइस जो अभी हम देख पा रहे हैं, क्या ये भाव अभी ट्रेड के लिए ठीक है? अगर हाँ तो क्या किया जाए, बाई या सेल? जी, देखिए जब तक 770 के नीचे इमीडिएट तौर पे चल रहा है यानी इंट्राडे बेसिस, तब तक मैं समझता हूँ कि डाउनवर्ड बायस बना रहेगा। और लगभग मुझे लगता है कि 760 तक के स्तर हमें दोबारा दिखाई देंगे। पोजिशनल बेसिस पे 745 भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म डाउन साइड लग रहा है मुझे कॉपर। आपकी राय बिकवाली की 768 पे, टारगेट 760 का और 771 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जिंक में क्या करें आज के लिए अमित जी? जी, देखिए बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में जैसे मैंने बताया कि चीन में जो लॉकडाउन है उस वजह से काफ़ी भारी एक सेल ऑफ हमें देखने मिला है और ये जारी रहने की उम्मीद है। साथ में फेड की बैठक भी है, उस वजह से भी डॉलर की तेजी की वजह से एक दबाव बना रहेगा। तो जिंक भी मैं समझता हूँ सेल ऑन रैलीज किया जा सकता है। करंट लेवल पे भी 331.50 या 332 पे बिकवाली कर सकते हैं। 334 का एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है और 327 का एक टारगेट लिया जा सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई। जिंक पर 331.50 पर आप बेचें, 327 का टारगेट, 334 का स्टॉप लॉस। अच्छा, एक बात बताइए अमित जी कि ग्वार इतना क्यों गिर रहा है? जी, देखिए बेसिकली मुझे फिलहाल जो ये फॉल लग रहा है ये मुनाफा वसूली दिखती है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टिकाऊ रहेगी मेरा, क्योंकि पोजिशनल बायस अब भी तेज़ी की तरफ है। मुझे लगता है कि काफ़ी जल्द हमें 2 या 3 सेशन में प्राइजेस सेटल होते हुए दिखेंगी और दोबारा मैं समझता हूँ कि 6,500 से 6,600 तक जा सकती हैं। तो मैं इसे एक काउंटर मूव की तरह ले रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल है। ओके, ठीक है। एक खबर अभी अभी आई है, खाद्य सचिव का बयान आया है कि गेहूं एक्सपोर्ट पर सख्ती का कोई इरादा नहीं है। ये ताज़ा बयान खाद्य सचिव की तरफ से हम देख पा रहे हैं। किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है, लिहाजा एक्सपोर्ट पर पाबंदी या किसी भी तरह की सख्ती का कोई इरादा है नहीं। और ये भी, हालांकि उन्होंने ये कहा कि 2022-23 में गेहूं का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कुछ कम होगा। 10.5 करोड़ टन उत्पादन का अनुमान खाद्य सचिव ने जताया है, जबकि पहले का जो अनुमान था वो 11 करोड़ से ज़्यादा का अनुमान लगाया गया था। लेकिन बीच में चूंकि हीट वेव और बाकी चीज़ों की वजह से उत्पादन में कुछ कमी की आशंका पिछले अनुमान के मुकाबले जताई गई है। ये तो बात हो गई व्हीट की। चलिए, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अमित जी कि कॉटन में आज तेज़ी है, लेकिन तेज़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी है। क्या ये माना जाए कि अब वो बड़ी तेज़ी वाला दौर निकल गया है कॉटन में? जी बिल्कुल, देखिए तेजी का माहौल बना रहेगा। 46,000 के बड़े व्यूज थे, 46,000, 46,200 जो आपके चैनल पे भी मैंने डिस्कस किए थे आज से 2 या 3 हफ्ते पहले, लेकिन काफी हद तक मैं समझता हूँ तेजी पैन आउट हुई है। अब से जो तेजी आएगी वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा या जो उसका एक्सटेंट होगा वो कम होगा। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये एक्सटेंड होकर 47,000, 47,500 तक भी जाएगी, लेकिन यहाँ से अपसाइड जो है मुझे थोड़ा सीमित दिख रहा है या लिमिटेड दिख रहा है। ओके, अच्छा, जीरा का प्राइस अभी क्या लग रहा है आपको? जीरे में भी कुछ कमजोरी हमने देखी है। क्या अभी कुछ और करेक्शन बाकी है या आपको लगता है कि इस लेवल पर फ्रेश बाइंग, नई एंट्री करना ठीक रहेगा? मेरा मानना है कि जीरे में कुछ समय तक और कमजोरी रहेगी। हालांकि 20,900 से 20,800 के बीच आके थमेगी प्राइजेस और वहां से दोबारा फ्रेश बाइंग की जा सकती है 22,000 के ऊपर के लक्ष्य के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 400 से 500 रुपए की और गिरावट आने वाले 2 हफ्तों में हमें देखने मिलेगी। ओके, कैस्टर पर आपका व्यू सर, अमित जी? शॉर्ट टू मीडियम टर्म नेगेटिव मैं समझता हूँ। 7,600 के ऊपर प्राइसेस ज़्यादा नहीं टिक पा रही हैं और ये यहाँ से नीचे की तरफ रुक करेंगे 6,900 तक। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सेल की सलाह। हालांकि जो निवेशक हैं वो दोबारा 6,900 के आसपास से फिर से री एंटर कर सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में मुझे यहाँ पर तेजी दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।